अगला है नाटक। यद्यपि और देश के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप रंग में भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में भी वैचित्र आया है। ढांचों में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है। जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय स्थान तथा पात्रों के रूप रंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन। स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं न लंबे लंबे वाक्य वाले। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएगी। थिएटर के कार्यक्रम में दो अवकाशों के विचार से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग से 2 एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज करते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि 1 अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी मंगलाचरण और प्रस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंदु ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है। हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन को दृश्य और कभी कभी गर्भांक शब्द रखकर सूचित करने लगे। यद्यपि गर्भांक शब्द का हमारे नाट्य शास्त्र में कुछ और ही अर्थ है। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में यह दृश्य शब्द जो अंग्रेजी सीन का अनुवाद है छोड़ दिया है और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थानों पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विस्कंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटा दिए गए हैं। प्रस्तावना के साथ उद्घात तक कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया पर ये युक्तियाँ और सर्वथा अस्वाभाविक न थी। एक बात बहुत अच्छी यह हुई कि यह पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का मुदगल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया है, अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस संसार करना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त आदि बंधे हुए ढांचे में थे जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते हैं थे। इन ढांचों के बाहर शील वैचित्र दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यूरोप में धीरे धीरे शील वैचित्र प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई, यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। इधर यथा तथ्यवाद के प्रचार से वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और प्रेमी ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और शील वैचित्र दोनों सुंदर सामंजस्य रखा है। स्कंदगुप्त नाटक में जिस प्रकार देवसेना और सर्वनाग ऐसे गुण चरित्रों के पात्र हैं
उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोल्लास, स्वदेश भक्ति आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी है। हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढांचों के भीतर शैल वैचित्र के लिए मार्ग खोलना ही तो ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं कि उनके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाट्य शास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर हम आजकल चल नहीं सकते, पर उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं, जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं, उनमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लक्षणों के में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर फेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाली जो युक्तियां हैं, जैसे उद्घातक, कथोद्घात, उसमें से कई एक को आवश्यक रूपांतर के साथ और स्थान का बंधक दूर करके हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि प्रसाद और प्रेमी जी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कथोद्घात के ढंग पर एक पात्र के मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश। सर्वनाग देख सामने सोने का संसार खड़ा है, रामा का प्रवेश। रामा पामर सोने की लंका राख हो गई, स्कंदगुप्त। श्री हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी यह मिलता है। शिवा साधना में देखिए, जीजा हाँ यह एक बाधा है। सई बाई का बालक संभाजी के लिए हुए प्रवेश। सई बाई यह बाधा भी ना रहेगी माँ जी। प्राचीन नाट्यशास्त्र भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का, जैसे मृत्युवध, युद्ध, दिखावा वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्युवध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था, पर भारत में अत्यंत क्षोभ तथा शिष्ट रुचि की विरक्ति बनाने के लिए कुछ दस्त वर्जित थे। मृत्यु और वध अत्यंत क्षोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण यह, तथा रंगशाला की थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और शिष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन आलिंगन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पसत्व है। इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद जी ने अपने क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। प्रसाद जी प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाली चित्रमयी कल्पना और भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थानों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वे ना तो प्रकरण के अनुकूल हैं, ना प्राचीन काल की भाव पद्धति के। वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक रिलिक्स मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं में से ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इन दोषों से प्रायः मुक्त हैं, पर चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। इसके भीतर सिकंदर के भारत
पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी गई हैं, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोष तो इतिहास की दृष्टि से ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचने से संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबद्ध घटनाओं के जुड़ने चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है, पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। मुद्रा राक्षस में से इसमें कई बातों की विशेषता है। पहली बात तो यह है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता कठपुतली भर नहीं, प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्रह्मणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार की प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर झलकती है। पर इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है। नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथनों से अधिक नायकोपयुक्त हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वहृदय ग्राह्य पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र आ जाते हैं। प्रेमी जी के नाटकों में यह खटकने वाली बात नहीं मिलती। प्रसाद और प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। आजकल के मजहबी दंगों का स्वप्न भी हम स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। प्रेमी के शिवा साधना नाटक में शिवाजी भी कहते हैं, मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रांति करना। हम समझते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पात्र के से आधुनिक भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो, उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करानी चाहिए। क्रांति ऐसे शब्दों द्वारा नहीं। प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु की ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है, वह वर्तमान हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। इसी प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। वर्तमान राजनीति के अभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास जी ने इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। उन्होंने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की 2 भूमियाँ दिखाना। नाटककार के विवेचनानुसार मर्यादा पालन प्रथम भूमि है,
जो पूर्वार्ध में राम द्वारा पूर्णता को पहुँचती है। लोकहित की व्यापक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार नियम और मर्यादा का उल्लंघन उसके आगे की भूमि है। जो नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा जैसे जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना प्रदर्शन की है, वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो अलग अलग नाटक हैं। वह नाटककार ने अपने कौशल के कर्तव्य विकास की सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है, उसे उटक नाटक ना समझना चाहिए। सेठ जी का दूसरा नाटक हर्ष ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, माधव गुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला आदि का ध्यान रखा गया है। प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिया गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी, जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक है। कुछ हल्के ढंग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती, तुलसीदास आदि उल्लेख योग्य हैं। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वाले जी.पी. श्रीवास्तव ने मोलियर के फारसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अतिरिक्त मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी इत्यादि बहुत से छोटे मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हंसाने के समर्थ नहीं। उलटफेर नाटक औरों से अच्छे ढर्रे का कहा जा सकता है। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही है। यूरोप में प्रवर्तित यथातथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज को अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उनके भीतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का भी आभास देना। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं, उन पर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की टट्टियाँ खड़ी करना और बहुत ही फालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यदि उपयुक्त यथातथ्यवाद के अनुयायियों का कहना, यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची थी, कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना वह काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष में सामग्री चुन चुन कर एक काल्पनिक सौंदर्य सृष्टि खड़ी करें और उसका मधुपान करके झुमा करें। तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहाँ आवश्यक थी। और यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई है। जब कोई बात हद के बाहर जाकर ही जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है, तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई ना कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है और जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। अतः यूरोप के किसी वाद को लेकर चिल्लाने वालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएं
प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। यदि हाँ, वह व्याधि के रूप मैमफिल पाँव की तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण यूरोप से लाए हैं, उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया। उनके नाटकों में ना चित्र में और भावुकता से लदे भाषण है, ना गीत या कविताएं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य, सुंदर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात। समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए पांडे बैचेन शर्मा उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है। चुंबन और चार बेचारे संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक इसलिए लिखे गए हैं, महात्मा ईसा के फेर में तो वे नाहक पड़े। पंडित उदय शंकर भट्ट, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं, तक्षशिला, राका, मानसी आदि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक हैं। होली में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असमंजस्य का मार्मिक चित्रण है। 10,000 नाम का एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र ढूंढ कर लाए हैं, जिनके चारों ओर जीवन की रहस्यमय विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती हैं। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को विक्षुब्ध करती रहती हैं। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई अम्बा की जन्मांतर व्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने आती है, जो आजकल के महिला आंदोलन की तह में वर्तमान। मत्स्यगंधा एक भाव नाट्य या पदबद्ध नाटक, उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, पर उसके भीतर ना जाने कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक सगर विजय भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक काव्य में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक स्थान में वही स्थान भट्ट जी का है। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का व्रत लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। स्वर्गीय राधा कृष्णदास जी के प्रताप नाटक का आरंभ मान सिंह के उपनाम से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी है। श्री चतुरसेन शास्त्री के ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी है, नाटक की ओर भी हाथ बढ़ाया है। अपने अमर राठौर और उत्सर्ग नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोंक पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गई है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप में देने के लिए ज्योत्सना नाम से एक रूपक लिखा है, पर शैली का रूपक तो आधि दैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वातंत्र्य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें पृथ्वी, वायु आदि
आदि भौतिक देवता अपने निज के रूप में आए हैं, किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना मनुष्य की सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा सुरभित समीर चटकती कलियां कलरव करते विहंग आदि की अभिनय के लिए मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रवृत्त हैं। उसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोग समस्याओं पर कथोपकथन है। सब मिलाकर क्या है यह नहीं कहा जा सकता। श्री कैलाश नाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि किस प्रकार पहले पहल दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अश्रुतपूर्व वस्तु समझते हुए लेकर आए। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें श्री सुदर्शन राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्र नाथ, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट के क्रमशः राजपूत की हार, 10 मिनट स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000 नाम के नाटक संग्रहित हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी जो सेवा मैथिली शरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के स्वप्न वासवदत्ता अनुवादक सत्यजीवन वर्मा, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, अनु ब्रजजीवन दास, प्रतिमा, अनुवादक बलदेव शास्त्री तथा दिगनाथ के कुंदमाला। नाटक अनुवादक वागीश्वर विद्यालंकार के अनुवाद भी हिंदी में हुए। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउंट का अच्छा अनुवाद भी भोलानाथ शर्मा एम.ए. ने किया है। निबंध विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रमसाध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जितने ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ वैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेमचंद्र शेखर मुखोपाध्यायकृत को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की और झुके। पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की और उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया है जिसमें भावावेश घोषित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सके, निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषकों कैसे प्रतीत हुए।
पीछे रविंद्र के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकार होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्म समाज के जिस प्रकार ईसाइयों के अनुसार पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड नाम से जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूल्हे रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे पक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने ना जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है। उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है। वे आने वाले हैं, इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिला, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए, इसका पता मुझे कभी न चला। इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन के प्रियतम मानकर उनके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुए, जिनमें राय कृष्णदास की साधना प्रवाल और छायावाद वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख योग्य है। हाल में भी भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें भूमिका लेखक हैं भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्या। यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से ग्रहित लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीत या अनुकृत होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती हैं। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं, जिनमें चित्र विधान कम और कसक टीस वेदना अधिक रहती हैं। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव आप भी करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी सीतामऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य काल के कभी मधुर भाव भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद नैराश्य बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मार्मिक और अनूठी है। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावना और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहल काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी, सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। काव्य पर ना जाने कितनी ऐसे निबंध लिखे गए, जिनमें सिवा इसके की कविता अमरावती से निकलती हुई अमृत की धारा है। कविता हृदय कानन में खिली हुई
कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी ना मिलेगा। यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरुद्धावली बखानना हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी ऐसी बहुत सी विरुद्धावलियाँ प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी। कविता भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती हैं। इससे या आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भाव में, रस में, चित्र में हो। कविता के ही विरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी, कवियों की आलोचना तथा और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है। यह खटने की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा। समालोचना और काव्य मीमांसा। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीन दयाल गिरी और कबीरदास के विस्तृत आलोचना पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सुर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार छपी है। शेष दो क्रमशः भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सुर, तुलसी और दीन दयाल गिरी की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सुर, पंचरत्न दोहावली और दीन दयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ ही डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट है। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बंधा था और केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद्र की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा, द्विज प्रसाद की नाट्य कला, पांचवा पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह, छठवां प्रसाद की काव्य साधना श्री रामनाथ लाल सुमन, मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव एक दूसरे के आगे पीछे निकली। इसमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली तथा कवि के बहाम और आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती है। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश कृत गुप्त जी की काव्यधारा में भी मैथिली शरण गुप्त की रचना के विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना भी ही पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सुर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। मीरा की प्रेम साधना भावुकत्व है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचानकर उन भावों में आप ही मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है।
ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उनकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती हैं। कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया। जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं, पर कवि के उद्धत पदों से मिलान कीजिए जो तो पता चलेगा कि कवि के विवादित भावों से उनके वाग विलास का कोई लगाव नहीं। पद्य का आशय या भाव कुछ और है, आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि औचित आलोच्य कवि के 25-30 पदों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी अभी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग से ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी और सूर्य के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वागजाल बिछाने वाले हैं। काव्य की छायावाद और कही जाने वाली शाखा चले काफ़ी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ सोच समझ कर निर्दिष्ट की गई हो। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वे चित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा, इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आधम का। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक उतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दें। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया। प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं। ना ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, ना भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भावभंगी और सजीले पदविन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणी अर्थगर्भित पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़कर बहना भी ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी व्यवस्था के साथ बहना पड़ा है, वह एकाधिक बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच बैठ उठता है, तो उसे लेकर कोई क्या करेगा। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में भी प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही है। इस ढंग की समीक्षाओं में प्रायः भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं। लेखक का ध्यान शब्दों की
तड़क भड़क उनकी आकर्षक योजना अपनी उक्ति के चमत्कार आदि में उलझा रहता है। जिसके बीच स्वच्छंद विचारधारा के लिए अलग से नहीं मिलता। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बाधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोक रहे हैं। ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने वाकजाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही है, यह दिखाते हुए इस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद का और अर्थ करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सत्सई का शांत रस परक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि अरबी फारसी के कहीं पहुँचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते हैं। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध हैं उनमें ये बातें मिलेगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत आवश्यक हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती हैं। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्धि शैथिल्य पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह पर्दा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बांधते हैं जिससे पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कुतूहल सा जागृत रहता है और हमारी बातें वहाँ अनूठीपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आधी भौतिक समृद्धि के हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उससे क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन चाहते हैं लगे, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बड़ी, वह विशेषता प्रतिवर्तन रिएक्शन के रूप में स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित रामावतार जी पांडे और पंडित चंद्रधर जी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशी और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और कहीं मेटरलिंक, कहीं गेटे, कहीं टॉलस्टॉय के उदाहरण देकर अपने लेखों की तड़क भड़क बढ़ाते हैं। लेखकों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा। उद्धृत मतों
की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध। इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा आभास पाया जाएगा। साहित्यिक विवेचना से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के घोतक के लिए हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गड़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं। पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांत दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य की किसी एक पक्षी की उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सुक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं। अतः यहाँ काव्य कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप से सबसे अधिक फैशन रहा है संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूँगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तुएं हैं, शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई समान खड़े हुए हैं। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की यह उद्भावना सहायक हुई है कि सौंदर्य संबंधी अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस का भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उनके मूल्य की और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में हिवस्लर ने यह मत प्रवर्तित किया जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी में इस बात के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रैडले हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा है, यह काव्य सौंदर्य संबंधी अनुभव अपना लक्ष्य आप ही में है, इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता तो कुछ शिक्षा भी मिलती है और प्रबल मनोविकारों का कुछ विरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो, अथवा कवि की कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो तो अच्छी बात है। इसके कारण भी उसकी कदर हो सकती है, पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जांच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है, अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध रूप से बाहर ले जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है ना अनुकृति, उसकी तो एक दुनिया ही निराली है।
एकांत स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपयुक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अर्थपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है न अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है। यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वर्गीय डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज़ है। जो कुछ काव्यानुभव, पोएटिक एक्सपीरियंस होता है, वह जीवन से होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न इसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभवखंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कहीं झटपट और कहीं देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभव में उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकती है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेराफेर के साथ कर सकते हैं। काव्यानुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वग्राह्यता, कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए इसके प्रतीत काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक ही के नहीं। इसलिए किसी काव्य के लिखने या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। यह तो हुई रिचर्ड की समीक्षा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रवृत्ति की छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य है। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्ष्य ग्रंथों में रसानुभाव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा, वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। पीछे प्रभाववादियों, इम्प्रेशनिस्ट का जो दल खड़ा हुआ, वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को
पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चिंतन पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी की समालोचना समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है, हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या। जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके औचित्य अनुचित्य पर किसी भी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे। उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति और एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है अभिव्यंजनवाद, एक्सप्रेशनिज्म का, जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की ना भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है। समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्यों में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। क्रोंचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी उत्तम सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगे। वह एक निरपेक्ष उक्ति है। कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि नासा संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बालू के समान मारे जा सकते हो। इस वाद में तथ्य इतना है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। यह बात यह है कि अभिव्यंजनावाद की कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो यह अभिव्यंजनावाद की को वाग्वे चित्रवाद ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियत, नीति, काव्य भेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है, यह विचारणीय साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुविधे के लिए, पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा है और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे।
जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती हैं। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना का जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है। और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने से मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वस्तु है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कविता भी दलित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया। जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी है, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लाकर की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्ज्वल वस्त्र या शुभ्र हाथ द्वारा किया जाए। आकाश में फैली हुई कादम्बिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं, उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुसरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। काव्य रचना और काव्य चर्या दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों से आए लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद रूप में चलती रही, पर ईसा की इस 20वीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड तित्मनकद द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और भी पक्का हो गया। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। यूँ ही कहीं कहीं साम्य के लिए यह शब्द आ जाए तो करे तो कोई हर्ज नहीं। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुदित होता है। यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वह सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेमचंद्र के मत वाले आज़ाद जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मत वालेपन और फक्कड़पन की भावना वहाँ जड़ पकड़ती गई और वहाँ से हिंदुस्तान में आई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक
मत वालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बहरन और शैली में दिखाई पड़ा, जिसकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुंची। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बंधती आ रही थी, वह और भी पक्की हो गई। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोर पंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बनाने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं, उसमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक है कि राजशेखर ने राज्यसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है, और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज जगन्नाथ तक, चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती है, पर लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है, जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपने किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे। लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कवि लोग जैसे मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों पर साहित्य की मीमांसा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषतः नए उनके आदर्श की अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बंगला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने लाकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिनकी देखा देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों के कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिष्क सुनने के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क सुनने का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है। जैसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है और वास्तव में द ट्रुथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल, उसकी अपनी
उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी की जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे।